हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के ट्रेड्स का एनालिसिस देखेंगे कि क्यों हमने एक कॉल साइड ट्रेड प्लान करी। एंड आज के दिन पे दो ट्रेड्स हमने प्लान करी थी। पहली ट्रेड जो है दैट वाज एट अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लान करी एंड उस ट्रेड को हमने 1 घंटा होल्ड किया। तो वो होल्ड करने के पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्या कंफर्मेशन मुझे मिला कि I preferred not to take a stop loss rather than I held my positions और मैंने उसको लास्ट तक होल्ड किया। ठीक है, ऑल्दो वो ट्रेड जो है ब्रेक इवन ही क्लोज हुई है, लेकिन कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, आप अपना एंट्री प्राइस होगा आपका और आपका टारगेट होगा। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको आपका स्टॉप लॉस लेना है, या फिर अगर आपका लॉस कम हो रहा है तो आप उस कम लॉस में बुक करो। ठीक है, तो वो एक कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन में आपको कहीं ना कहीं कोई कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया एट दिस पर्टिकुलर जोन। ठीक है, तो मेरे लिए क्या फेवरेबल है, मेरे लिए तो फेवरेबल ये है कि अगर मेरा लॉस कम हो रहा है, इवेंचुअली अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बट इवेंचुअली अगर मेरा लॉस कम हो रहा है, तो क्या मैं अपने कम लॉस के साथ पोजीशंस को एग्जिट कर दूं, या फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को हिट होने दूं। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं कि मैं दोबारा वेट करूं और अपने टारगेट का वेट करूं। ओके, सो दीज आर द सिचुएशंस, और इन तीन सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे वो आज हम देखेंगे वॉल्यूम्स के थ्रू। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट एक सेलिंग ट्रेंड में है। ऑलराइट, सो लास्ट डे भी हमने 19.3% का आरओआई इस पर्टिकुलर जोन में कवर किया था। ओके, सो आज के दिन एज यूजुअल मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है टू कवर दिस ईएमए गैप। ओके, ना एक ईएमए और एक नॉर्मल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है कि ईएमए जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है, एक मूविंग एवरेज सारी प्राइसेस को सेम वेट देता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो लेट्स से कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1+2+3 अप टू 10, और उसको डिवाइड कर दिया आपने 10 से। तो ये नॉर्मल एक मूविंग एवरेज हो गया, ये एक नॉर्मल एवरेज हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 5 के ऊपर जितने भी नंबर हैं उनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 5 को एक एडिशनल वेट देना है, एक एडिशनल इंपॉर्टेंस देनी है। तो अब जो एवरेज निकल के आएगा वो टोटली डिफरेंट है। ओके, तो ये थ्योरी में हमें नहीं घुसना है। ठीक है, कैलकुलेशंस में हमें नहीं घुसना है, लेकिन ये जो भी इंडिकेटर्स हैं ये हमारे फेवर में कैसे काम कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है। ठीक है, एंड मार्केट में अगर आप देखोगे तो दीज वर द सपोर्ट लेवल्स, और ये बहुत अच्छे खासे सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे एक बहुत अच्छा खासा गैप है ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, है ना, तो ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम दिस इज द गैप जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गैप को अगर मार्केट को कवर करना होता तो प्रीवियस डे तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट के पास, है ना। तो मार्केट तो 3 बजे के मूव के बाद भी इसको कवर कर सकता था, या फिर जब इतनी स्ट्रांग सेलिंग आई थी उसके बाद भी कवर कर सकता था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने तो नहीं करा। ठीक है, अगेन अगर आप देखो कि आज के दिन भी अगर सेम साइड प्रोसीड करना होता मार्केट को, ठीक है, तो मार्केट सबसे पहले तो एक बाइंग स्विंग क्रिएट करता है और उसके बाद रिवर्स होता है। लेकिन मार्केट तो शुरू से ही एक सेलिंग स्विंग क्रिएट कर रहा है। सो एक सेलिंग स्विंग के बाद जब हमें जो है एक बाइंग साइड का मोमेंटम दिखता है, तो ये जो पहली ग्रीन कैंडल है ये क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को क्लोज किया है। ओके, तो ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशंस कैसे क्लोज करते हैं, वो अपनी पोजीशन को दोबारा बाय करेंगे। ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे है तो वो क्या करेगा, अगर उसे भी एक अप ट्रेंड का व्यू है, एक अप ट्रेंड का सेंटिमेंट है, तो वो भी यहाँ क्या करेगा, अपनी पोजीशंस को बाय करेगा। सो इवेंचुअली मार्केट कहाँ जाने वाला है, टुवर्ड्स द अपसाइड। सेम चीज, सो पहली कैंडल में तो एंटर करना ही नहीं है। ओके, वाई, बिकॉज कि ये यूफोरिया कैंडल है। ओके, बहुत ज़्यादा एसिलेंटिंग हुई है यहाँ पे, तो जो पूरा का पूरा सेलिंग ट्रेंड था वो रिवर्स होके बाइंग में आ गया। सो दिस इज अ जोन जहाँ पे हमें एंटर नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्या हमें ये देखना है कि नेक्स्ट ऐसी कौन सा कैंडल बनती है, ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पे सेलर्स भी हैं और जहाँ पे बायर्स भी हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट
कैंडल जहाँ पे सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। टू अ सरप्राइज, अगर प्राइस दोबारा रिट्रेस होती है, इस पर्टिकुलर जोन पे आती है, एंड देन अगर प्राइसेस यहाँ से दोबारा ऑप्शन बायर्स और पुट राइटर्स की वजह से दोबारा अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो हम कॉल साइड प्लान करते हैं। लेकिन टू अ सरप्राइज, यहाँ पे बायर्स ने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। तो ये एक व्यू बना कि यहाँ से जो है शायद से फास्ट मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो अगेन इसी कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, राइट, एंड इसके ऊपर का टारगेट। ओके, सो टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन इवेंचुअली जो है यहाँ पे ट्रेड लेना, ठीक है, एक बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ फीजिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने हमारी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस कर दिया। लेट्स से अगर एक नॉर्मल न्यू बी ट्रेडर की बात कर लेता हूँ, अगर वो निफ्टी में 100 लॉट से ट्रेड कर रहा है, ओके, सो अगर 100 लॉट पे वो लेट्स से 10% का रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 90 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर जो है प्राइस भी कितनी चल रही है, 100, ठीक है, तो उसे 90 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर सेम स्टॉप लॉस यहाँ पे कितने का हो रहा है, 80 का हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या 80 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए क्या, अगर उसका पर डे का रिस्क साइज सिर्फ और सिर्फ 10% है, तो क्या उसे 80 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए? सो द आंसर इज नो। तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी पोजीशन को आधी कर देनी चाहिए। सो अगर वो अपनी पोजीशंस को 50 कर देगा, सो नाउ 80 इज ऑल्सो ट्रीटेड एज 10% रिस्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अभी भी कितने लिए हैं, 100 की प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर्स लिए हैं, ठीक है, या 50 ऑप्शंस लिए हैं। नाउ जब वो दोबारा 80 पे जा रही है प्राइस, ठीक है, तो अब वो कितना हो गया रिस्क उसके लिए, 20 20 पॉइंट्स का, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कैपिटल पे कितना है, अगर वो 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता था, तो अब उसने 50 से किया, सो नाउ द रिस्क इज रिड्यूस टू 10%। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमने भी हमारी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस कर दिया, बिकॉज एक बहुत अच्छी खासी कैंडल फट चुकी थी। ओके, सो नाउ व्हाट की यहाँ पे एंटर करने के बाद अगली कैंडल जो है टोटल रिवर्स हो जाती है, एंड ना तो वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रही है, ना ही वो हमारा टारगेट हिट कर रही है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि कभी भी स्पॉट को अकेला तो देखो ही मत, ठीक है। स्पॉट चार्ट इज इनकम्प्लीट। वो इनकम्प्लीट क्यों है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम मिसिंग है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निफ्टी का, और क्योंकि अभी अगस्त एक्सपायरी है, तो इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो हमें इन्हीं वॉल्यूम्स के साथ इसको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो अगर आप एक अगस्त एक्सपायरी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम दिख रहा है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि जब भी कैंडल रिवर्स हो रही है और हमारा जो है स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर जोन पे है, बट एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है, काइंड ऑफ अ हैमर, काइंड ऑफ अ डोजी, जो भी आप इसको बुलाना चाहें, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल में देखेंगे तो एब्रप्ट सेलिंग वॉल्यूम है, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम है, ठीक है। तो एक एब्रप्ट सेलिंग वॉल्यूम को हम कहते हैं कैपिचुलेशन, ठीक है। और कैपिचुलेशन का अगर आप नॉर्मल केस सिनेरियो देखोगे, सो आफ्टर अ कैपिचुलेशन, ठीक है, मार्केट लोअर लेवल्स पे प्रोसीड नहीं करता, नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है मार्केट की वो लोअर लेवल से प्रोसीड करेगा। सो दिस वाज द जोन जहाँ पे हमने पोजीशंस को अपनी होल्ड करने का डिसाइड किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता था कि वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता, बट इवेंचुअली जो है एक कंफर्मेशन हमें मिला, एंड दैट कंफर्मेशन इज दिस पर्टिकुलर कैपिटुलेशन। नाउ नेक्स्ट व्हाट, कि आफ्टर 1 आवर, ठीक है, जो प्राइसेस है दोबारा इन्हीं कैंडल्स के साथ हमारे फेवर में जाती है, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ अटैच कर दूंगा। सो इट वाज 19 200 कॉल, ठीक है, सो इन द मनी, ओके, एंड 19 200 कॉल, और मैंने एंटर किया था एट अराउंड 143 आई गेस, 143, हाँ, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो दोबारा जब प्राइसेस उसी जोन पे आई, ठीक है,
सो राइट एट अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री थी, ठीक है। बट देन द प्राइसेस रिवर्स, और यहाँ पे तो हमें अगली कैंडल में ही ऑप्शंस में तो ये दिख गया था कि यहाँ पे कैपिटुलेशन आ चुका है। जो फ्यूचर्स हैं उनमें हमें इस पर्टिकुलर कैंडल में दिखा है। तो एक कंफर्मेशन हमारे पास ये था, अगला कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ आ चुका है। तो दो कंफर्मेशन के साथ हमने हमारी पोजीशंस को होल्ड किया। लेकिन 1 घंटे के बाद जब आप देखोगे तो एक बाइंग साइड मोमेंटम तो आया है, बट अगेन एक जो है छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन या फिर एक यूफोरिया के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम आना, तो वो हमारे लिए एज अ प्रॉफिट टारगेट काम करता है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि एक बार जब आप किसी पोजीशन में ग्रीन क्लोज हो जाते हो, तो उसको दोबारा स्टॉप लॉस की तरफ प्रोसीड कराना इट मेक्स नो सेंस। तो यहाँ से हमारा ये व्यू तो कम्प्लीटली नहीं था कि मार्केट जो है कंप्लीट रिवर्स हो जाएगा। बट अगेन जब हमें एक ब्रेक इवन क्लोजर मिल रहा है एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, तो आपको जो है आपकी पोजीशंस क्लोज कर देनी चाहिए। दिस इज़ माय सेट ऑफ रूल्स। मैं उसके बाद जो है अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देता हूँ अगर वो मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, इवन आफ्टर होल्डिंग फॉर 1 आवर। क्योंकि 1 घंटे तक अगर आपने कोई पोजीशन होल्ड करी है एंड स्टिल अगर मार्केट दोबारा ऐसे लंटिंग फेज में आ जाता है, दोबारा साइडवेज हो जाता है, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये एक पर्टिकुलर जोन था जहाँ पे हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया। सेकेंड ट्रेड जो हमने प्लान करी है दैट इज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, एट दिस पर्टिकुलर जोन, जहाँ पे एक completely dropped in वॉल्यूम है एट अराउंड एंड द स्ट्राइक प्राइस वाज 19250। तो जब हमने यहाँ एंटर किया है एट अराउंड 129 लेवल, ठीक है। तो जैसे ही हमने एंटर किया उसके जस्ट बाद जो है मार्केट ने एक यूफोरिया बना दिया। सो जैसे ही हमारी एंट्री के बाद एक यूफोरिया आ गया है, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि मार्केट अब इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद तो न्यूअर हाइज फॉर्मेशन तो नहीं करेगा। लेकिन अब जो मेजर टारगेट था वो ये था कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम कितना बुक कर सकते हैं। सो लुकिंग एट द टेप, यहाँ पे अगर आप ऑर्डर सेक्शन को बहुत क्लोजली वॉच करोगे, सो यहाँ ऑर्डर्स को देखना, क्वांटिटी साइजिंग को देखना, कौन कहाँ सेल कर रहा है, कौन कितना बाय कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। कि अगर आप देखो इस कैंडल का हाई है 136.5 और मेरी जो एग्जिट है दैट इज 136। सो एग्जैक्टली उस कैंडल के हाई पे क्लोज कर पाना ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ मार्केट डेप्थ। सो मार्केट डेप्थ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आपको हमेशा वॉल्यूम एनालिसिस की तरफ जाना पड़ेगा। एंड दैट वॉल्यूम एनालिसिस आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्यूचर्स चार्ट दे सकता है। इन केस ऑफ इंडेक्स अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक में तो जो पिक्चर है टोटली डिफरेंट है। क्योंकि स्टॉक में तो आपको बाय डिफॉल्ट ही वॉल्यूम दिख रहा है। लेकिन एक इंडेक्स चार्ट पे अगर आपको वॉल्यूम देखना है देन एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको सेम चीज प्रोवाइड कर दे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ दैट इज कि एक ब्रेक इवन क्लोजर के बाद क्या ये जरूरी है कि हमें हर दिन प्रॉफिट में क्लोज होना है? सो नो, हर दिन हमें प्रॉफिट में क्लोज नहीं होना है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है बहुत सारे ट्रेडर्स का कि वो ना हर बार ये चाहते हैं कि हम हमेशा अपनी डे को जो है ग्रीन में क्लोज करें, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मार्केट के साथ लड़ना, ठीक है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। और आपके सेटअप्स पे ट्रेड करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो देखो जैसे मैंने तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया था, उसके तो ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे बाद अगर आप टाइम डिफरेंस भी देखोगे स्क्रीनशॉट्स में, तो आधे 1 घंटे बाद जब मैंने दोबारा ट्रेड किया है, तो मैंने ट्रेड कहाँ किया है? जहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा था, जहाँ पे दोबारा मुझे लगा कि कंप्लीटली ड्रॉप इन वॉल्यूम है और उस ड्रॉप इन वॉल्यूम के साथ मार्केट जो है हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। सो दिस इज जोन जहाँ पे मुझे एंटर करना चाहिए। बट जैसे ही मैं एंटर करता हूँ इट बिकम्स अ यूफोरिया कैंडल, ठीक है। तो पहली कैंडल में मेरा प्रॉफिट टारगेट तो नहीं मैं कहूँगा हिट हुआ है, लेकिन एक यूफोरिया जरूर आ चुका है। तो वहां से मार्केट की साइडवेज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, वहां से मार्केट के रिवर्स होने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमें जो है प्रॉफिट से नीचे भी कई बार क्लोज करना पड़ेगा प्रॉफिट टारगेट से, बट इवेंचुअली इट विल ऑल मेक सेंस, है ना। सो अगर आप अपने रूल्स पे स्टिक रहेंगे, सो इवेंचुअली यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। एंड द रीज़न, जो बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि मैं अपना पीएनएल क्यों नहीं डालता हूँ, सो इट्स एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको कि मेरा ब्रेक इवन क्लोजर, ठीक है, किसी का डेली टारगेट भी हो सकता है, किसी का वीकली टारगेट भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा ब्रेक इवन क्लोजर
तो क्या उससे उन्हें अफेक्ट होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी और मेरी ट्रेडिंग जर्नी टोटली डिफरेंट है। मेरा मेरे कैपिटल पे 5% का रिटर्न इज लाइक किसी न्यूबी ट्रेडर के लिए 2 से 3 महीने का रिटर्न। ठीक है, तो क्या उसके लिए 5% मैटर नहीं करता? उसके लिए भी 5% उतना ही मैटर करता है जितना मेरे लिए 5% मैटर करता है। ओके, सो हर किसी की ट्रेडिंग जर्नी अलग है, हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट्स अलग हैं। लेकिन इवेंचुअली अगर हम परसेंटेजेस में डील करेंगे देन बहुत एक मेरे को लगता है कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगी किसी भी कम्युनिटी में, कि हम परसेंटेजेस में डील कर रहे हैं। आप देखोगे तो बड़े कंपनीज, बड़े हेज फंड्स भी परसेंटेजेस में डील करते हैं। सो पीएनएल स्टेटमेंट शो करना, ठीक है, वो उसके लिए है जब मैं अपने यू नो स्पॉन्सर्स के पास जा रहा हूँ, अपने फाइनेंसिस के पास जा रहा हूँ कि मेरे को उनसे पैसा लेना है, तो उनको एक पीएनएल स्टेटमेंट दिखाना फीजिबल है। ठीक है, उनको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना फीजिबल है। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो मुझे फंड कर रहे हैं। बट फ्लॉन्ट करना, आई डोंट थिंक सो। तो इसीलिए मैं हमेशा परसेंटेजेस में ही डील कर रहा हूँ। ठीक है, एंड विद दैट सेड हम दोबारा मिलेंगे कल विद न्यू ट्रेड।